Good morning, students. Listen to me and see in my copy. आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में संज्ञा। क्या पढ़ेंगे भाई? संज्ञा। ओके, तो पहले प्रश्न उठता है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट अपने मन में बनाइए और 5 टाइम्स बोल के याद कर लीजिए, कभी स्लिप ना हो। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या हमने कहा? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब जब हम थोड़ा इस सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु का नाम हो वो भी संज्ञा, स्थान का नाम हो वो भी संज्ञा, व्यक्ति का नाम हो वो भी संज्ञा, पशु पक्षी किसी का भी नाम हो, अगर नाम है तो वह संज्ञा है। वह बड़ा क्रूर है, ठीक, तो वह तो सर्वनाम हो गया, लेकिन क्रूर है तो उसमें क्या है भाई? क्रूरता भरी हुई है, वह भी संज्ञा है। तो ये मानिए कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वह सजीव का नाम हो, निर्जीव का नाम हो। हम जो सोचते समझते हैं, अगर नाम कुछ उसका है तो वह संज्ञा है। अब इसके बाद चर्चा हम करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक मीन्स केवल व्यक्ति का ही नहीं, किसी सजीव का, किसी मनुष्य का, किसी पशु का, किसी स्त्री का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का। यानी अगर किसी एक पार्टिकुलर एक का नाम अगर दे दिया, थोड़ा वो स्पेशल टाइप करेगा तभी तो एक का नाम देगा, तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी एक नाम को संबोधित कर दिया और उस नाम से हम एक आदमी को ही जानते हैं तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लें। भारत हमारा देश है, तो ये बताइए कि विश्व में कितने देशों का नाम भारत है? एक ही का नाम। तो भारत क्या हो गया भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सी संज्ञा हुआ? नाम तो है, संज्ञा ही है, लेकिन उस नाम में भी कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम और कृष्ण महापुरुष थे, 2 नाम ले लिया, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कृष्ण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम कहें गंगा नदी अत्यंत पवित्र है, तो गंगा नदी का, किसी नदी का नाम लिया ना, जिसमें नहाते धोते हैं, नाव चलाते हैं, तो गंगा नदी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मैं कल इलाहाबाद गया था। भाई भारत में अनेक शहर हैं, लेकिन मैं कहाँ गया? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बंदरिया दौड़ रही है, तो ये तो बहुत सी बंदरिया दौड़ रही है, किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन अगर बंदरिया का कोई नाम है तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गायों में भी लोग गौरी अन्य वन सब नाम रख देते हैं, नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद व्यक्तिवाचक के बाद नंबर आता है, बुक में आपने परिभाषा दिया है। दूसरी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक से
किसी एक का ज्ञान होता है, किसी एक का बोध होता है। लेकिन जातिवाचक से एक का नहीं ज्ञान होता, पूरे एक समूह का ज्ञान होता है, हमें ग्रुप का ज्ञान होता है, वर्ग का ज्ञान होता है। उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी आने जाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, बहुत ही कंफर्टेबल इनकी जर्नी होती है। जो हम जल मार्ग द्वारा कहीं आते जाते हैं, उसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं हो आएगी, कहीं जर्किंग नहीं आएगी। तो हमने कहा कि नदी आवागमन का बहुत अच्छा साधन है। तो नदी, भाई नदियाँ तो अनेक हैं, हमने किसी नदी का नाम लिया नहीं, तो नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें इस वाक्य में भाई पर्वत तो अनेक हैं, लेकिन हमने एक पर्वत का नाम ले लिया, हिमालय। तो हिमालय नाम लिया तो अव्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर सिर्फ हम पर्वत पर ध्यान दें तो पर्वत अनेक हैं, तो पर्वत शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमें भोजन में फल अवश्य खाना चाहिए। अब किसी फल का नाम ले तो नहीं रहा हूँ, बहुत से फल हैं, तो फल जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी विशेष का ज्ञान न करा करके एक समूह, एक जाति, एक वर्ग का ज्ञान करावे, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब शेर जंगल का राजा है। अब भाई जितने जंगल उतने शेर, उतने राजा। किसी शेर का नाम तो हमने लिया नहीं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से अपनी समझदारी अप्लाई करिएगा। नंबर 3 संज्ञा का प्रकार आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव समझते ही हैं, क्रोध का भाव, हंसी का भाव, दुख का भाव, सुख का भाव। यानी ये हमारी सोच है, हमारे शरीर के अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इन चीज़ों को हम न तो आंखों से देख सकते हैं और न तो हाथों से छू सकते हैं। उनके अभिव्यक्ति को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो अभिव्यक्ति होगी तो हमारे शरीर से होगी। तो भाववाचक संज्ञा की ये परिभाषा करते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, दुख की अवस्था, सुख की अवस्था, क्रोध का भाव, शांति का भाव, ये सब आते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञाओं को न तो हम आंखों से देख सकते हैं और न तो हाथों से छू सकते हैं, बस केवल इनका हम अनुभव करते हैं। जैसे सूरज की लालिमा प्रातःकाल बड़ी मनमोहक होती है, तो लालिमा को तुम देख लेते हैं, देखते हैं ना। हाँ, अगर सूरज के पास पहुंच जाए तो उसको छू भी लेंगे, लेकिन छू नहीं पाएंगे। तो इसको लालिमा को तो हम, आप कह देंगे कि सर इसको तुम आंखों से देख लेते हैं, लेकिन अब हकीकत में क्या है कि जो वास्तव में लालिमा है उसको हम नहीं देख पाते। हाँ, एक वर्ण को हम लाल वर्ण मान लिए, उसी को देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें, मेरी लंबाई तुमसे अधिक है। आप कहेंगे कि मैं लंबाई तो आपकी देख रहा हूं, भाई आप मुझे देख रहे हैं 5 फीट 9 इंच, आपने कह दिया कि आप लंबे हैं, लेकिन जिस तत्व के कारण मैं 4 फीट का नहीं हुआ, 5 फीट का नहीं, 6 फीट का हो गया,
7 फीट का हो गया, उसको आप नहीं देख रहे हैं, वही तो लंबाई है। तो लंबा से लंबाई भाववाचक संज्ञा बन गया। हर बच्चे बचपन में नटखट होते हैं। भाई बच्चों का बचपना सभी देखते हैं, लेकिन वह किस सोच के तहत वैसे कार्य करता है, वही उसका बचपना है और वह भाववाचक संज्ञा है। तो तमाम शब्द हैं जिनसे कि हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। बुक में आपकी लंबी सूची दी हुई है, देखिएगा। और कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में ही भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, किसी से उसको बनाना नहीं है। जैसे गुरु से गुरुता, लघु से लघुता हम बनाते हैं, तो जैसे सत्य है, प्रेम है, दया है, क्षमा है, सुख दुख है, मृत्यु है, ये सब क्या कहें ओरिजिनली भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसी अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं। और इनकी विशेषता है कि न तो इन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, न हाथों से छू सकते हैं, बस इनका केवल हमें अनुभव होता है। नेक्स्ट संज्ञा और देते हैं। हालांकि मेन रूप में यही 3 संज्ञाएं हम लोग मानते हैं, लेकिन और अंग्रेजी भाषा के आधार पर 2 संज्ञाओं को और इंक्लूड कर देते हैं। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? कि वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बढ़िया पहचान है कि इन संज्ञाओं से कुछ वस्तुएं, यानी किसी वस्तु का निर्माण होता है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? मटेरियल नाउन में लोहा भी आ जाएगा, दूध भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। पानी से भी तो बर्फ बनाते हैं। तो जिस चीज से किसी वस्तु का निर्माण हो सके, कोई आइटम हम बना सकें, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे जाड़े में बाजरे की रोटी बड़ी अच्छी लगती है, तो बाजरा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्यों? इससे रोटी बन रही है। ऊन का स्वेटर गर्म होता है, ऊन क्या है भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों? इससे स्वेटर बन रहा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट बताते हैं समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह मतलब ग्रुप, झुंड, भीड़ का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस का डर सबको है। भाई पुलिस में अनेक लोग हैं, वर्दी पहने हैं, और प्रायः देखते हैं कि भाई ये कहीं भी अगर बवाल हुआ तो ये ग्रुप में ही चलते हैं। परिवार शब्द है, मेरा परिवार आइडियल है, आदर्श है। तो परिवार में 2-4 लोग रहते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा है। छात्र कक्षा में बैठे हैं, तो कक्षा में भी तो अनेक छात्र रहेंगे, एक समूह रहेगा, इसलिए कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा। लोमड़ी अंगूर के गुच्छे पर बार बार उछली,
लेकिन नहीं पा सके। तो गुच्छा शब्द भी, गुच्छा में भी अनेक अंकुर हैं, तो अभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एक और बात आती है थोड़ी, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण अथवा अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है कि वह नाम व्यक्ति विशेष का न होकर, यानी किसी एक का न होकर जातिवाचक शब्द बन जाता है। कई लोग उसमें आ जाते हैं। जैसे आज भी देश में अनेक हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र तो एक ही हुए ना, सत्यवादी। लेकिन तो सत्यवादी हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अनेक हरिश्चंद्र हैं, मतलब सत्य बोलने वाले, सत्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोग हैं। हम नहीं जानते उनको, उनकी कमी नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो वह व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मान ली जाती है। जैसे शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, शास्त्री यानी जो लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं उन्हें शास्त्री कहा जाता है। तो शास्त्री तो अनेक हैं, लेकिन जब शास्त्री जी हमने नाम लिया तो आप एक ही आदमी को समझे, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर क्या है बेटा, कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गई। बस बाकी आप संज्ञा पर चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। भाववाचक संज्ञाओं को ध्यान से बुक में देखिएगा, तैयारी करिएगा।